गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा बायोलॉजी में चल रहा है उस टॉपिक का नाम है या उस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट हो चुका है। कुछ पार्ट इसका जो बचा था, जो मैंने हिंगना के कुछ बच्चों को और महाजनवाड़ी के कुछ बच्चों को पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ें रह गई है सर। तो उसमें हमारा जो एक टॉपिक रह गया था 9.4 एंड दैट इज सिनैप्स। देखिए, सिनैप्स का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था। सिनैप्स का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था कि हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, आपको चींटी काटी, आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, ये पूरी जानकारी, आपके पैर में कांटा लगा, ये पूरी जानकारी, आपको मच्छर काटा, ये पूरी जानकारी ब्रेन तक ले जाने के लिए बहुत सारे स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज नर्व सेल्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। इसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। व्हाट इज द सिनैप्स? सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। द जंक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव टू सक्सेसिव नर्व सेल, दो सक्सेसिव नर्व सेल के बीच का जो जंक्शन होता है, वेयर दे कम्युनिकेट, जहां पर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, या वी कैन से दैट जानकारी शेयर करते हैं। मैंने जो स्ट्रक्चर नर्व सेल का निकाल कर बताया था वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था। मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट। इसी को फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरीके से दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन पार्ट है, इसके ऊपर ये कवरिंग होता है, शीट। ये जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेल बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन, and this end is called as axonal end। और ये जो पार्ट होता है दैट पार्ट, यहाँ पर बहुत सारा ऐसा नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर होता है जो आगे वाले नर्व सेल को जुड़ा हुआ होता है। मतलब इस नर्व सेल के आगे में जो नर्व सेल होंगी उससे जुड़ा होगा, और नीचे में भी नर्व सेल जुड़ी होंगी। तो जहां पर ये जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, तो इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। व्हाट डज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। तो ये पीछे वाले का डेंड्राइट्स हो गया, इसके आगे वाले का कौन सा एंड होगा? एक्सोनल एंड होगा। तो वो स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकलता है, मैंने ड्रॉ करके भी आपको बताया था। ये आगे वाले, जो आगे में जो न्यूरॉन है उसका एक्सोनल एंड हो गया, एक्सोनल एंड हो गया, और पीछे में यहां पर होता है इस तरीके से डेंड्राइट्स का पार्ट। समझे? तो ये हम इसको बोलेंगे आगे वाला है, तो इट इज अ प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। जो आगे वाला पार्ट न्यूरॉन होता है वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होता है। इसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है? इसका जो पार्ट सिनैप्स के लिए इन्वॉल्व होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सोनल एंड। ये सभी स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद ये वाला जो न्यूरॉन होता है जो उसके पीछे अटैच होता है, इज कॉल्ड एज पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, करेक्ट। और पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन का ये जो पार्ट होता है ये डेंड्राइट वाला पार्ट होगा, सो इट इज अ डेंड्रिकल्स। ये डेंड्रिकल है, करेक्ट। और इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो ये जगह दिख रही है आपको खाली वाली, या ये जो जंक्शन दिख रहा है,
डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। इसे कहते हैं सिनैप्स। ये जो पार्ट होता है जो आपको ऐसे गिटार जैसे दिख रहा है, इट इज सिनैप्टिक नॉब। और इस सिनैप्टिक नॉब में काफ़ी सारे ऐसे वेसल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिनैप्टिक वेसल्स। इसे सिनैप्टिक वेसल्स कहते हैं, करेक्ट। यहां पर चैनल्स होते हैं, यहां पर भी चैनल्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, मतलब आगे वाला जो भी सिनैप्स है, आगे वाला जो भी नर्व सेल है, वो जो भी स्टिमुलस लेकर आएगा वो अगले वाले न्यूरॉन को जाएंगे थ्रू दिस कम्युनिकेशन, थ्रू दिस जंक्शन, और इसे कहते हैं सिनैप्स। और वो कैसे करता है, किस तरीके से वो जानकारी जाती है, इसके बारे में भी मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं और आगे वाले लेक्चर में भी बताऊंगा, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सिनैप्स, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स पढ़ाऊंगा। आज तो मैं आपको इस सिनैप्स के बारे में बता रहा हूं और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सिनैप्स था, तो अब शायद क्लियर हो गया होंगे व्हाट इज सिनैप्स, कि दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाला जो जंक्शन होता है, जहां एक न्यूरॉन से आने वाली जानकारी ये दूसरे न्यूरॉन से होते हुए जाएगी, दूसरे की तीसरे से होते हुए जाएगी, तीसरे की चौथे से होती हुई जाएगी। तो इन सभी न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन पॉइंट होंगे, जहां ये दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिनैप्स। उसे क्या कहा जाता है, सिनैप्स कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जस्ट आफ्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। अब अगर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक है मतलब मैं किताब का यूज करूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपके सामने किताब होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नर्व सेल की क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमारे बॉडी के बाकी सेल तो नहीं, लेकिन नर्व सेल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्साइटेड हो जाए, वो इरेटिबिलिटी क्रिएट करे, यानी वो इंपल्स जनरेट करे। ये एबिलिटी, यानी यहां पर अगर कुछ भी काटा या यहां पे कुछ गड़ा तो वहां की जो नर्व सेल है वो तुरंत इंपल्स जनरेट करेंगे, तुरंत एक्साइटेड हो जाएंगे। यही पहली उनकी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी। पहली जो प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज excitability and or it is called as irritability। एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी, और जितने सरल भाषा में आपको किताब में दिया है आप वहीं से लर्न कर सकते हैं, किसी अदर नोट्स की आवश्यकता आपको नहीं। अब व्हाट इज, जैसे कि मैंने बताया कि नर्व फाइबर में ये एबिलिटी होती है कि कुछ भी बाहर के एनवायरनमेंट द्वारा एक्टिविटी की गई हो, जैसे बारिश आ रही हो, ठंडी लगना, बुखार आना, या किसी ने चिमटा ले लिया, किसी ने काट दिया, कांटा चुभना, इन सभी से रिलेटेड जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड इंपल्स जनरेट होना, एक्साइटेड हो जाना, ये एबिलिटी होती है नर्व सेल की। दिस इज द फर्स्ट एबिलिटी। द नर्व फाइबर ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन have a tendency of ability to perceive the stimulus, okay, entered in the state of activity। अब आप बोलेंगे सर ये पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, तो आपको बता दूं, जैसे ये नर्व फाइबर, ये एक्सॉन है, तो एक्सॉन के बाहर वाला जो हिस्सा होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और बाहर वाले हिस्से में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं, and these positive ions are nothing but the sodium ions, और अंदर में काफी सारे निगेटिव आयंस होते हैं, मे बी द क्लोराइड आयंस होंगे या निगेटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस होंगे। अब इसका मतलब कि न्यूरॉन के बाहर में पॉजिटिव आयंस की संख्या ज्यादा रहना
और अंदर में नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा रहना, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। ये जो स्टेट होती है नर्व फाइबर की, इसको पोलराइज्ड स्टेट होती है। और जब भी नर्व फाइबर ये पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, मतलब कोई भी इंपल्स उस समय वो कैरी नहीं कर रहे होते हैं, उस समय अगर कोई भी एक्टिविटी हुई एक्सटर्नल, तो फटाक से वो इंपल्स जनरेट करते हैं, फटाक से एक्साइटेड हो जाते हैं, फटाक से इरिटेबलेट हो जाते हैं। और फटाक से एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करके तुरंत इंपल्स जनरेट करते हैं। और तुरंत यहां पर इंपल्स जनरेट हो जाएगा, तुरंत यहां पे इंपल्स जनरेट हो जाएगा। और ये इंपल्स यहां से होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए यहां से जाएगा, और ये इंपल्स इस नर्व सेल से पास होना, इसी को कहते हैं कंडक्टिविटी। यानी नर्व सेल में अगर एक्साइटेबिलिटी होगी तो 100% उस एक्साइटेबिलिटी के तुरंत बाद कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि एक्साइटेड होगी तो वहां स्टिमुलस जनरेट होगा, मे बी द इलेक्ट्रिकल और मे बी द केमिकल, और वो जब पास होगा सो देन दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, दैट सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो ये आपको बहुत अच्छे तरह, आपको पोलराइज्ड स्टेट क्लियर हो गई, पोलराइज्ड स्टेट क्लियर हो गई। और जैसे ही ये क्या करता है, इंपल्स कन्वर्ट करता है ना, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो मेम्ब्रेन होती है एक्सॉन की, बाहर में पॉजिटिव आयंस होते हैं, करेक्ट, पॉजिटिव आयंस होते हैं, अंदर में नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यहां पर गेट होते हैं, सोडियम आयन चैनल्स होते हैं। ये सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाते हैं। तो पहले वो पोलराइज्ड स्टेट में थे, हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले वो पोलराइज्ड स्टेट में थे। ये पॉजिटिव अंदर कब आते हैं, जब ऊपर में इंपल्स जनरेट हो गया, यानी जब वो एक्साइटेड हो गए, उन्होंने स्टिमुलस जनरेट कर दिया, तुरंत इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ये चैनल्स ओपन होते हैं, बाहर के पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं, यानी जो पोलराइज्ड स्टेट थी वो डीपोलराइज्ड स्टेट हो जाती है। और वो आते हैं आते हैं आते हैं और नीचे से फिर पास हो जाते हैं, जैसे वो बाहर निकल गए वापस ये आयंस बाहर निकल जाते हैं, वापस वो रीपोलराइज हो जाते हैं। यानी शुरुआत में पोलराइज्ड इंपल्स कैरी किया, वो इंपल्स यहां से पास जब तक हो रहा है तब तक पोलराइज, जैसे ही पास होकर निकल गया, सॉरी, यानी जैसे पास होने के पहले पोलराइज्ड, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ ये डीपोलराइज हो जाता है, यानी बाहर के पॉजिटिव आयंस अंदर आ जाएंगे, करेक्ट। और जैसे ही वो इंपल्स वहां से नेक्स्ट न्यूरॉन में चले गया, वापस आए हुए पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे। और यहां पर जो गेट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सोडियम आयन चैनल्स। उसे क्या कहते हैं, सोडियम आयन चैनल्स। हम आगे जब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीजें मैं आपको, डीपोलराइज और पोलराइज है शायद आगे में, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी तब होती है जब नर्व इंपल्स पोलराइज स्टेट में होंगे। तो यहां पर एक शब्द आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ऑन पोलराइज स्टेट, पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव आयंस बाहर होते हैं जो कि सोडियम होते हैं, और निगेटिव आयंस अंदर होते हैं। और जैसे ही वहां एक्साइटेबिलिटी हो गई, उसके तुरंत बाद कंडक्टिविटी होती है। और कंडक्टिविटी में जो जनरेट होता है, सिग्नल जो जनरेट होता है, जो जानकारी जनरेट होती है, उसे स्टिमुलस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस। सो व्हाट इज स्टिमुलस, इट इज डिटेक्टेबल। डिटेक्टेबल यानी जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे आपको छोटी भी चींटी काटी तो आप महसूस करते हैं, हल्की सी भी ईचिंग हुई तो आप महसूस कर सकते हैं। तो जो आप महसूस कर सकते हैं, बाहर से कोई भी एक्टिविटी हुई, जैसे आप खड़े हैं और आपको पीछे से किसी ने हल्का सा हाथ लगाया, और ऐसा, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना किसी ने छुआ करके और वो छुप गया, कभी कभी इतना हल्का सा हाथ लगता है कि उसको पता नहीं चलता है। तो वो नहीं, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें उसको पता चल जाए, उसी को कहते हैं स्टिमुलस। और एकदम कम से कम लगने वाली जो इंटेंसिटी होती है स्टिमुलस की, उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं, करेक्ट। इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, शरीर द्वारा, केमिकल, भूख लगना, प्यास लगना, अंदर केमिकल लोचा होना, कुछ भी, चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट विच ब्रिंग अबाउट द एक्साइटेशन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एक्साइटेशन हो, इंपल्स जनरेट हो इन नर्व इंपल्स, मसल्स, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म। सो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, हमको उसका इफेक्ट दिखने के लिए उसकी मिनिमम जो इंटेंसिटी रहेगी। अब मैं यहां खड़ा हूं, पीछे से कोई मुझे टाचनी टोच रहा है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वो इतना छोटा सा टोच रहा है, इतना स्लो टोच रहा है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है।
तो फिर ऐसा इसको हम स्टिमुलस नहीं बोलेंगे जब वो मेरे ब्रेन को जानकारी नहीं लेके जा रहा, जिसमें एक्साइटेशन ही नहीं हो रहा है, ऐसी एक्टिविटी जो रहेगी एक्सटर्नल, उसको मैं स्टिमुलस थोड़ी बोलूंगा। स्टिमुलस तो मैं उसको बोलूंगा कि उसने पीछे से मेरे को हल्की सी पिन भी टोची तो मेरे को पता चल गया। सो वो जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ऐसी बहुत सा अब ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमको पता नहीं चलता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें पता नहीं, मतलब जिसमें पता चलता है उससे थोड़ी कम वाली, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं सब्लिमिनल स्टिमुलस, जिससे पता ही नहीं चलता। सब्लिमिनल स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट, जो कोई भी इफेक्ट शो नहीं करती। उसने छुआ लेकिन हमको पता ही नहीं चला, उसने टच किया लेकिन हमको पता ही नहीं चला, चींटी हमारे पैर पे से गई लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एग्जांपल आपको देता हूं, दे देता हूं। बीच में ऐसा हुआ था कि मैं सोया था तो सुसुंदरी आई और मेरे पैर को हल्का सा स्क्रैच करके चली गई। मुझे तब नहीं समझा क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में था। मुझे दूसरे दिन जब मैं देख रहा हूं तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि यहां किसी तो भी कीड़े ने या किच किया है। फिर हमको डाउट सुसुंदरी पे था, तो क्योंकि सुसुंदरी हमारे घर में दिखती थी एक सुसुंदरी, तो उस वजह से तो ये उसमें क्या हुआ, उसने स्क्रैच किया तो मुझे पता ही नहीं चला। पता चलता तो मैं रात को ही जग जाता, वैसा हुआ नहीं। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें स्टिमुलस जनरेट ही नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है, उसे कहते हैं सिब्लिमिनल स्टिमुलस। जिसमें बिल्कुल पता चलेगा, मिनिमम से थोड़ी ज्यादा बिल्कुल पता चलेगा, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। करेक्ट। और ऐसी स्ट्रॉन्ग इनफ जिससे हमको पता चल जाता है उसे कहते हैं सुप्रालिमिनल। एक सबलिमिनल, दूसरी सुप्रालिमिनल। ओके, स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इंपल्स एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जितना इफेक्ट शो करती है उसे हम सुप्रालिमिनल, यानी थ्रेशोल्ड को ही हम सुप्रा बोल सकते हैं, ऐसा उसका मतलब है। करेक्ट। और ऐसी मिनिमम जिसमें हमको पता ही नहीं चलता लेकिन एक्टिविटी हुई है लेकिन पता नहीं चला, उसे कहते हैं दैट इज सबलिमिनल। और तो ये था स्टिमुलस के बारे में। और इसके तुरंत बाद है समेशन इफेक्ट। अब ये समेशन इफेक्ट क्या होता है, देखिए, सबलिमिनल यानी वीक स्टिमुलस जिसने इफेक्ट शो ही नहीं किया। सुप्रालिमिनल यानी ऐसा मिनिमम इफेक्ट जो पता चल रहा है कि यस किसी ने छुआ, यस किसी ने काटा। सुप्रालिमिनल दैट इज सुप्रालिमिनल। करेक्ट। सबलिमिनल में पता नहीं चलता, सुप्रालिमिनल में पता चलता है। तो जब बहुत सारे सबलिमिनल यानी कि वीक स्टिमुलस एक के बाद एक तुरंत बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फटाफट एक के बाद एक बहुत सारे सबलिमिनल यानी वीक स्टिमुलस जब एक साथ अप्लाई किए जाते हैं तब वो सुप्रालिमिनल में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है समेशन इफेक्ट। सम हो रही है, किसकी सम हो रही है, सभी वीक स्टिमुलस की सम हो रही है, एडिशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज समेशन इफेक्ट। सो देखिए क्या बोला है, अ सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, but if many such a weak stimuli are given in a very quick succession of time, they may produce an impulse due to the addition or summation of stimulus, and it is called as summation effect. कि एक सबलिमिनल इफेक्ट, एक सबलिमिनल स्टिमुलस कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, लेकिन जब बहुत सारे सबलिमिनल इफेक्ट एक छोटे से छोटे समय पे अगर हम अप्लाई करते कंटिन्यूअसली तो वो स्टिमुलस जनरेट करता है। इसी को समेशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल और नन लॉ। ऑल और नन लॉ। What is or none law? The nerve will either conduct the impulse along with the entire length or will not at all conduct the impulse in case of subliminal or weak stimulus. Weak stimulus के केस में दो चीजें होती है, एक तो जितनी उस नर्व की इंपल्स है उस पूरे लेंथ से इंपल्स पास होगा या तो नहीं होगा, या तो ऑल का मतलब
ऑल का मतलब एक तो पूरे नर्व इंपल्स में, मतलब इतना बड़ा इंपल्स है तो यहां पे अगर इंपल्स जनरेट हुआ तो पूरे नर्व इंपल्स के लेंथ से पास होगा। ऐसा नहीं कि यहां से पास हुआ और बाहर निकल गया, आधा गया और बाहर निकल गया, या कहीं और से निकल गया, ऐसा नहीं। यहां से अगर एंटर किया तो दूसरे एंड तक निकलना ही चाहिए। एक तो पूरे के पूरे नर्व इंपल्स से पास होना चाहिए वो वीक स्टिमुलस, ये प्रॉपर्टी होगी उसमें। यानी वो नर्व इंपल्स में प्रॉपर्टी होती है कि एक तो स्टिमुलस पूरा का पूरा पास होता है या तो पास नहीं होता है। सिंपल है, स्टिमुलस नर्व सेल से पूरा का पूरा पास होगा या पूरा का पूरा पास नहीं होगा। इट इज ऑल और नन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेफ्रैक्टरी पीरियड। अब ऑब्वियसली पीरियड यानी टाइम होगा। रेफ्रैक्टरी मतलब रिफ्रैक्शन होना, मतलब एक इंपल्स से दूसरे इंपल्स में जानकारी ट्रांसमिट होना, सिंपल सा विषय। सो इट इज अ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्स टू द सेकेंड स्टिमुलस, करेक्ट, हाउ एवर द स्ट्रॉन्ग इट इज। यानी एक समय पर एक नर्व सेल एक ही स्टिमुलस जनरेट कर सकती है। तो एक अब मान लीजिए इस नर्व सेल से, ये नर्व सेल है, इस नर्व सेल से अगर कोई जानकारी ऐसी आ रही है तो उस समय में कितना भी स्ट्रांग दूसरा स्टिमुलस हो ये उसको कैरी नहीं करती है। तो ये इंपल्स और इसके बाद आने वाला इंपल्स, इन दोनों के बीच में हमेशा थोड़ा ना थोड़ा टाइम गैप होता है। नो मैटर कितना भी बड़ा इंपल्स या कितना भी स्ट्रांग इंपल्स हो, कितनी भी फास्ट या कितनी भी स्ट्रांग एक्टिविटी हुई हो, दो इंपल्स के बीच में हमेशा ही टाइम गैप होता है और इसी को रेफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। जब इंपल्स कंटिन्यू आते हैं एक के बाद एक तो हमेशा वो कितना भी पीछे वाला स्ट्रांग हो या कितने भी स्ट्रांग इंपल्स हो, हमेशा दो के बीच में, जैसे अगर आप देखिए लाइटिंग कैसे चलती है, आपने देखा है लाइटिंग नहीं ऐसी आपने देखा हो मंडप में, नहीं गणपति के मंडप में ऐसी ऐसी लाइटिंग होती है, एक लाइट ऐसी, ऐसा लगता है कीड़ा चल रहा है ना, ऐसा लगता है कीड़ा चल रहा है। एग्जैक्टली एक के बाद एक इंपल्स, एक के बाद एक इंपल्स, एक के बाद इंपल्स, हमेशा आपको दो इंपल्स के बीच में टाइम गैप दिखेगी। हालांकि ये टाइम गैप बहुत ही माइन्यूट होती है। आप सोचिए ना, आपको पिन काटती है, मतलब ऐसे पेन टोची जाती है और फटाक से आप रिएक्ट करते हैं, मच्छर काटते हैं और फटाक से आप रिएक्ट करते हैं, कभी कभी तो मच्छर मर जाता है हाथ के नीचे, इतना फास्ट आप, तो आप समझिए कितनी फास्ट एक्टिविटी जाती होगी और उसमें कितने सारे इंपल्स जाते हैं। उसके बावजूद दो इंपल्स के बीच में टाइम गैप होती है और इसी को रेफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है, करेक्ट। व्हाट इज सिनेप्टिक डिले? सिनेप्टिक डिले नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिनेप्टिक डिले शो करती है ये। What is synaptic delay? The impulse required about 0.1 impulse को 0.3 मिली सेकेंड, यानी समझ लीजिए आप बहुत ही छोटा, 0.3 to 0.5 सेकेंड नहीं, मिली सेकेंड, यानी बहुत, एक सेकेंड के आपको हजारों टुकड़े करने पड़ेंगे। एक सेकेंड टाइम कितना होता है उसके हजारों, इतना छोटा टाइम, करेक्ट। The impulse required about 0.3 to 0.5 milliseconds to cross the synapse को क्रॉस करने के लिए, and this time is required for release of neurotransmitter, और इतना ही टाइम न्यूरोट्रांसमीटर। अब आप बोलेंगे सर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो यानी न्यूरॉन, न्यूरो यानी न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिट करने वाला, यानी नर्व इंपल्स द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने वाला, ये एक केमिकल है। और केमिकल इंपल्स जब ट्रांसफर होते हैं ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तब ये केमिकल सिक्रीट होता है यहां पर, इस गैप में सिक्रीट होता है। ये जो दिख रही गैप, इसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस गैप में वो न्यूरॉन सिक्रीट होता है, ये सिक्रेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये केमिकल सिक्रेट होने के लिए, मतलब एक सिंपल सा इधर से आया हुआ नर्व इंपल्स और इधर, तो यहां पर जितना टाइम लगता है ना, वो टाइम दिया हुआ है 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड, और उतना ही टाइम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होने के लिए लगता है। दैट्स ऑल। फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू एन एक्साइटेशन इन द डेंड्रॉन्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, वही दिया है। What is synaptic fatigue? The next property is synaptic fatigue. EF, यहाँ G चाहिए था ना, यहाँ H। synaptic fatigue
फैटिग का एक्चुअल मतलब होता है थक जाना। व्हाट इज सिनेप्टिक फैटिग? सिनेप्टिक फैटिग का मतलब होता है द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस। अब ऐसा होता है, देखिए इधर से एक्साइटेशन आ रहा है, इधर जा रहा है, और यहाँ पर वो कितने समय के लिए हॉल्ट करता है। हॉल्ट यानी यहाँ से यहाँ डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कितना समय लगता है? 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड, और इतना ही टाइम वो यहाँ पर हॉल्ट करता है। हॉल्ट समझता है? आपको पता है ना, जैसे हाल्टिंग की कभी कभी गाड़ियाँ आती है, हाल्टिंग की गाड़ियाँ यानी नागपुर से आती है और रात को वो यहीं रुक जाती है, वापस नहीं जाती है, फिर उसको हाल्टिन बोलते हैं। हाल्टिन यानी मुक्काम, मुक्काम करना यानी रुकना। तो ये इतने समय के लिए इस गैप में रुकते हैं, इसी को कहते हैं सिनेप्टिक फैटिग। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स हाल्ट टेम्पररली ड्यू टू द एक्सॉर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि यहाँ पर उस समय काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर की गर्दी होती है। गर्दी होने की वजह से वो इम्पल्स यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए, बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए वो क्या करते हैं? हॉल्ट करते हैं। वेलोसिटी, ऑब्वियसली व्हाट इज वेलोसिटी? द रेट ऑफ ट्रांसमिशन, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट अ हायर, मतलब हायर जहाँ से वो जानकारी आ रही है, हायर इन ए लॉन्ग एंड थिक नर्व, मतलब हायर और थिक नर्व से जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं उसका रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर इन लॉन्ग, बड़े और थिक नर्व में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का रेट हाई होता है, एंड इट इज हायर इन होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक यानी ऐसे जीव जो अपना टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे हम लोग होम्योथर्मिक हैं। हम लोग होम्योथर्मिक है, इसका मतलब ये कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको ठंडी का एहसास होता है, इसलिए हमको गर्मी का एहसास होता है। बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है जो पोइकिलोथर्मिक होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोइकिलोथर्मिक? कि दे कैन एडजस्ट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर के अनुसार वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए बारिश गिर रही है, जैसे बहुत सारे सांप भी ऐसे होते हैं कि गर्मी में उनका टेम्परेचर हॉट हो जाता है, ठंडी भी चलती है, उनको बरसात भी चलती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ठंडी में यानी बर्फीले जगह पे रहने वाला भालू जो है वो गर्म जगह पे आके नहीं रह सकता। गर्म जगह पे रहने वाले लोग ये, या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ठंडे जगह में जाके नहीं रह सकते। जैसे सेब की खेती अगर आप हिंगना में करेंगे तो सेब की खेती नहीं होगी, क्योंकि सेब के लिए जो ठंडा वातावरण चाहिए वो कश्मीर और शिमला की तरफ है, इसलिए वहाँ सेब की खेती बहुत अच्छे से होती है। सेब के बगीचे बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो होम्योथर्मिक यानी जिनके बॉडी का टेम्परेचर हर कंडीशन में कांस्टेंट रहता है, इसलिए हमको ठंडी और गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। वही अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो हमको गर्मी में गर्मी महसूस नहीं होती और ठंडी में ठंडी महसूस नहीं होती। दैट्स ऑल। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज हायर इन वॉलेंट्री फाइबर्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री? जो एक्टिविटी हम जानबूझ के करते हैं, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, हाथ पैर दौड़ाना, यहाँ पर जो नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर जो मसल्स होते हैं, उनमें जो नर्व्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। तो इनमें बहुत फास्ट होता है वेलोसिटी यानी इम्पल्स ट्रांसमिट होने का रेट 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 100 मीटर या 120 मीटर, आप समझ लीजिए 100 मीटर या 120 मीटर एक सेकेंड में, एज अपोजिट टू द ऑटोनोमिक। जबकि इनवॉलेंट्री नर्व फाइबर यानी जिसके ऊपर एक्चुअली इनवॉलेंट्री के बारे में तो बताना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इनवॉलेंट्री ने ऐसी एक्टिविटी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, दिल का धड़कना, ब्लड फ्लो होना, डाइजेशन की प्रोसेस होना, लीवर द्वारा कोई भी जूस सिक्रेट करना, ये सब इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। तो इनके जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसकी स्पीड 10 से 20 मीटर पर सेकेंड होती है। सिमिलरली इट इज फास्टर इन मॉड्यूलेटेड नर्व। मॉड्यूलेटेड नर्व यानी मॉडिफाइड जो नर्व होती है,
या मेडुलेटेड यानी स्पाइनल कॉर्ड में मेडुला रीजन में जो नर्व होते हैं, मेडुला रीजन में, मेडुला स्पाइनल में हमने पढ़ा था। एज द नर्व हैज टू जंप फ्रॉम वन node of Ranviers to the next, चलिए ठीक है, दैट इज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ तक भी अगर लिखेंगे सेकेंड तक, इनवॉलंटरी नर्व्स तक, सो दैट इज सफिशिएंट। सो सिनेप्टिक फैटिग, और सिनेप्टिक फैटिग के बाद लास्ट वन उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो थी वेलोसिटी। सभी प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है। 2 मार्क के लिए पूछा तो आप 4 लिख सकते हैं, 3 मार्क के लिए पूछा तो और 2 ऐड कर दो 6, और अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो पूरी लिख डालिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, कितने मार्क के लिए पूछा है उसके ऊपर, और इसको किताब से ही लर्न कीजिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर बायोलॉजी याद करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखिए हर टॉपिक पे और हर पॉइंट में एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड पर आप फोकस कीजिए। पढ़ते समय कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान दीजिए और उस कीवर्ड से पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। आपको बायोलॉजी पढ़ते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं जाएगी। करेक्ट, दैट्स ऑल। तो ये आज का टॉपिक था सिनैप्स और प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिनैप्सिस, वो हम कल लेंगे। करेक्ट, दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एक टॉपिक है। ठीक है, अब जो भी बचा है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास।